हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे मॉडिफाई ऑफिशियल के लिए स्पेशल है दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, मॉडिफाई एग्जाम करके। टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए अवश्य ज्वाइन करिए। दोस्तों, हमारा मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी करके 2 यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब करिए डेली अपडेट के लिए, वीडियो क्लासेस के लिए। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं भारत निर्वाचन आयोग। पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। एक दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं स्थायी निकाय है। एक इसका गठन भारत के संविधान द्वारा हुआ है। ठीक है, ये अपने मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। चुनाव आयोग जैसे कहाँ चुनाव करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, किसी का भी प्रेशर नहीं है, ये खुद ही डिसाइड करती है संस्था, इसलिए इसको स्वतंत्र निकाय बोला जाता है। संविधान के भाग 15, ठीक है, अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मतलब किस किस के करवा रहे हैं? संसद, राज्य, ठीक है, संसद चुनाव हो गया, राज्य विधानमंडल के चुनाव, विधान परिषद या विधानसभा दोनों के, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा। एक नोट है दोस्तों, अब जैसे संसद के लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें क्या नहीं, विधानमंडल में मतलब विधानसभा और विधान परिषद, और यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है। यह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायत एवं नगर निगम चुनाव। ठीक है, अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान है। एक अखिल भारतीय संस्था बिल्कुल है, क्योंकि राज्य के चुनाव करवा रही है और किसके करवा रही है दोस्तों? ये केंद्र के चुनाव करवा रही है, इसलिए एक अखिल भारतीय संस्था है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। ठीक है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा और अन्य अन्य आयुक्त रहेंगे इसमें, किसमें? चुनाव आयोग में। तो इस तरह से बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य या काम करेगा। ठीक है, कोई अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया इन्होंने, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें किन्हीं अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अब जैसे केंद्र में हो गया भारत निर्वाचन आयोग, और दोस्तों इसमें अब अलग अलग राज्य अपने, ठीक है, अब इसके चाहिए निर्वाचन आयुक्तों। ठीक है, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की सलाह के द्वारा, निर्वाचन आयोग की सलाह के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इनके इसमें पदावधि, ये कितने साल के लिए अपने पद पर आसीन रहेंगे, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अब जैसे कौन सी सेवा शर्तें होंगी, मतलब इनका
वेतन कितना होगा, इनके कौन सी सेवाएं मिलेंगी, क्या क्या इसकी पावर्स संविधान द्वारा मिल रही है, सेवा शर्तें क्या क्या होंगी, जैसे इनका वेतन के लिए क्या क्या अनुबंध होंगे, ये सभी कुछ राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अब देखते हैं 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। एक सदस्यीय निकाय होता था निर्वाचन आयोग का, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, ठीक है, क्योंकि पहले इतना भार नहीं था दोस्तों उसमें, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या अपनी तेजी से बढ़ी है, आप तो सभी लोग जानते हैं, जिनमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, एक ही निर्वाचन आयुक्त तो होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 1950 से लेकर कितना 15 अक्टूबर 1989 तक, मतलब काफी ज्यादा पोर्शन इन्होंने कवर कर लिया अपने भारत का। लेकिन मत देने की न्यूनतम आयु, अब मत देने की न्यूनतम आयु कब से, 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक कितना, एक निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन जब आयु अगर चेंज कर दी, 21 वर्ष थी उससे 18 वर्ष कर दी, सपोज देखो 21 वर्ष पहले थी निर्वाचन, मतलब मत देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, उसके बाद उन्होंने कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। तो वो मतलब जनसंख्या तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई और भार भी बढ़ गया इसके कारण से, तो वह 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने काम के भार के कारण दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की है, ठीक है। इसके बाद आयोग बहुसदनीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त है, अभी भी दोस्तों 3 निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है, इन्होंने किसी को कम भी नहीं दी और किसी को ज्यादा भी नहीं दी, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों के बीच में समान डिस्ट्रीब्यूट कर दी, भैया तुम लोगों को भी समान शक्ति है, भले तुम्हारे 3 पद है, ठीक है, एक था फिर 3 हो गए, 16 अक्टूबर 1989 के बाद 3 हो गए। इनका वेतन, भत्ते एवं दूसरे अनुलाभ एक ही समान होते, सेम है, वेतन भी समान हो गया और भत्ते भी समान हो गए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन्हीं के समान होंगे इनके वेतन, भत्ते एवं दूसरे अनुलाभ। ऐसी स्थिति में आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। अब जैसे कोई मतभेद हो गया किसी मामले को लेकर कि यहाँ चुनाव करवाना है या नहीं करवाना है, या तो री इलेक्शन करवाना है, तो ऐसे मामले में क्या 3 वोट है, एक दो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त। अब जिसमें ज्यादा बहुमत होगा वो उस हिसाब से फैसला लेते हैं, एक स्वतंत्र निकाय होने के कारण। उनका कार्यकाल, अब मुख्य चुनाव आयुक्त और हो गया अन्य चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है, वे किसी भी त्याग पत्र दे सकते, किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं या उनके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। इनको भी दोस्तों हटाया जा सकता है या किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं। इनका अधिकतम कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या हो गया दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक। अब स्वतंत्रता, भारत निर्वाचन आयोग की क्या क्या स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। अब कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हो गया दोस्तों 324 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा दे दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद पर उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। अब जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उसी तरह से हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या फिर उनके न्यायाधीशों को हटाया जाता है, और इन्हें काम करने की सुरक्षा दी गई पदावधि के अंतर में, ये लोग कोई भी काम कर सकते अपने स्वतंत्र रूप से। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार एवं अक्षमताओं के आधार पर
संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद द्वारा हटाया जा सकता है। अब संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता। अब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रहते हैं दोस्तों, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अलाभकारी परिवर्तन, मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त आपने नियुक्त कर दिया, अब उनका वेतन भी नहीं बढ़ा सकते उसके बाद वो पद पे रहने के बाद। हाँ, लेकिन अगर आपने वेतन बढ़ाया तो वो अगर दूसरे आने वाले चुनाव आयुक्त पर लागू होगा, लेकिन उन्हें पे करंटली लागू नहीं होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश कर दें तो अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त को हटाया जा सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी है दोस्तों। इनका जैसे बहुत सारे दोष, वेतन भत्ते और इन्हें हटाया जाने की प्रक्रिया, ठीक है, बहुत सारे दोष हैं इनमें। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताएं विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। देखो क्या दोष है इन्होंने, मतलब किस आधार पर नियुक्त करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो ये दर्शाया नहीं गया, लिखा ही नहीं गया संविधान में कि भैया किसके आधार पर करें हम निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त। संविधान की इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि निर्वाचन आयोग सदस्यों की पदावधि कितनी है। अब पदावधि भी नहीं लिखी गई, कितने समय तक के लिए वो लोग रहेंगे दोस्तों, मतलब कार्यकाल रहेगा उनका कितने समय तक। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दूसरे नियुक्तियों पर सरकार द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त तो अन्य दूसरी नियुक्ति, मतलब निर्वाचन आयुक्त बन गए एक बार आप, तो अब दूसरी जगह भी नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है, इन पर रोक नहीं लगाई है उन्होंने। अब विस्तार में शक्ति एवं कार्य, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। समस्त भारत के स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, ठीक है। अब जैसे चुनाव करवाना लोकसभा का, तो पूरे चुनाव तंत्र की ये लोग पर्यवेक्षण करेंगे, मतलब निरीक्षण करना दोस्तों, ठीक है, निरीक्षण करेंगे कोई तंत्र में खामी तो नहीं है, फलाना ढिकाना जो भी रहे काम। और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। अब राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह देना, वो याद है अखिलेश यादव वाला चुनाव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव वाला चुनाव चिन्ह के लिए हुआ था, चुनाव आयुक्त के पास गया था ये मामला, चुनाव आयोग के पास, फिर अखिलेश यादव को दिया गया था। मतलब चिन्ह को कैसे, मतलब किस को देना चाहिए, किस राजनीतिक दल को, ये सब कुछ जाता है भारत निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन व्यवस्था संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। अब कोई मसला हो गया कहीं इलेक्शन हो गया तो री-इलेक्शन करवाना है, कहीं पे गड़बड़ी हो गई या कुछ हो गया तो एक अधिकारी नियुक्त करना, ये भी सब निर्वाचन आयोग का ही कार्य रहता है। निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। आचार संहिता लगाई जाती है दोस्तों, आप लोग देखते ही होंगे इलेक्शन के पहले, तो वो कब लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, इसकी सारी डिटेल, मतलब ये सब निर्धारित कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। अब कोई मान लो कहीं विधानसभा है, किसी भी कहीं का भी विधायक रहे, अब वो अयोग्य साबित हो जाता है उस पद के लिए, या तो कहीं गड़बड़ी से जीता हो मान के चलो, तो इस पर किसको परामर्श देगा, और राज्यपाल को परामर्श देगा कि भैया ये इस तरह से जीता है तो इसकी आप लोग विधायक रद्द कर दो, ठीक है, इसे अपने पद से हटा दो। इस तरह से रहता है दोस्तों। इंदिरा गांधी वाला मामला आपने सुना ही होगा। इस मामले में निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता
के बारे में राष्ट्र एवं राज्यपाल से आग्रह करना। अब जैसे कहीं राज्य में करवाना इलेक्शन, तो आग्रह कर्मचारियों के लिए आग्रह करेगा निर्वाचन आयोग कि भैया हमको इतने इतना स्टाफ चाहिए, इतने इतने जगह पे इतनी बूथ पे हमको इतने अधिकारी लगेंगे। निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना, तो एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। नामांकन पत्रों का भी परीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है कि कोई भी निर्वाचित सदस्य कहीं गलत डिटेल तो नहीं दे रहा है। अब अगला रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना या अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। ये अभी तो नहीं होता, बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक जब सोशल मीडिया इतने इसमें नहीं था, या तो कुछ नक्सलवादी इलाकों में कभी कभी की नहीं क्या होता है, मतदान केंद्र ही लूट के ले गए, मतलब पकड़े और उठा के ले गए ईवीएम मशीन को और अपने हिसाब से डाल दिए किसी में भी, कोई भी चीज दिए। ठीक है, ऐसा भी होता था। राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करने एवं चुनाव चिन्ह देने के मामलों में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। वो बताया ना अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में चुनाव हुआ था साइकिल केस पे, कि किसके पास जाएगा। ये दोनों लोग की अपनी अलग अलग पार्टी दर्शा रहे थे, बहुजन समाजवादी पार्टी, कि भैया चुनाव चिन्ह हमको दे दो, चुनाव चिन्ह हमको दे दो। बाद में अखिलेश यादव के ऊपर दिया था, चुनाव आयोग ने फैसला किया, न्यायालय की तरह काम कर दिया भैया, सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया भैया इस विवाद तो ये हमारा है, हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। आचार संहिता लगाई जाती है दोस्तों, कब लगाई जाएंगी, क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, यह आचार संहिता में डिसाइड किए जाते। आचार संहिता लगने से पहले जिसकी भी गवर्नमेंट है, पूरे पोस्टर तो हटा दिए जाते हैं कि भैया तो लीगली पोस्टर नहीं लगा सकते हो कि भैया हमने ये किया फलान देखा, नहीं तो फोटो खींच के दिए जाते फिर निर्वाचन आयोग में। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अब सदस्यों की निर्भरता कि भैया सदस्य योग्य है या अयोग्य, चीटिंग करके तो नहीं आया है, तो ये सब निर्भरता राष्ट्रपति को मतलब सलाह देते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में भूभाग का निर्धारण करना। अब इतना बड़ा भारत है, अब इसमें किस पर्टिकुलर मतलब कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, इस भूभाग का निर्धारण भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाता पंजीकृत करना। अब सभी योग्य मतदाता जो 18 प्लस हो गए हैं उन्हें पंजीकृत करना, यह भी निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कार्य कराया जाए या नहीं कराया जाए। जैसे जम्मू कश्मीर का मामला ले ले तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है राष्ट्रपति शासन। अब बहुत बार लगा जम्मू कश्मीर, आए टाइम कोई भी ठोक देता है, लगा दिया राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब वो चुनाव करवाना या नहीं करवाना ये डिसाइड कौन करेगा, भारत निर्वाचन आयोग। 1 साल के अंदर में चुनाव करवाना है या नहीं करवाना, या तो राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड किया जाता है। राष्ट्रपति शासन मिनिमम दोस्तों 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, बड़ा कर, नहीं तो ऐसे नहीं कंटिन्यूसली 3 वर्ष, ऐसा नहीं है। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन के प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। अब राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का होना ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे दल हैं, अब जो आप लोगों ने पंजीकृत किया आप भी एक दल बना सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय होने के अलग अलग उपबंध किए गए हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य अपन लोग डिटेल से देखेंगे, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ा है मैंने, आगे देखते हैं इसको। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। अब किसी भी स्टेट में इलेक्शन है तो उसकी सहायता मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी भी कहते हैं, जिसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य सरकार की सलाह पर की जाती है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वह जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं प्रत्येक मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। अब जिला स्तर पर कलेक्टर हो गया, अब बूथ केंद्र पर पीठासीन अधिकारी हो गया, अब जैसे राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, और उधर मुख्य निर्वाचन, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कि मतलब किसी स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा हो तो इन लोगों की ड्यूटी लगती है सारे लोग। अब आते हैं चुनाव आयोग की चुनाव सुधार के लिए गठित समितियां। अब समितियां क्या क्या है, पहले तारकुंडे समिति। अब एकदम से तो इतनी ज्यादा ये नहीं कर दिया होगा भैया कि भैया ये कर दो, जैसे कोई संस्था बनती है ना उसको प्रॉपर सुधारने के लिए कि नहीं समितियां बनाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा कि भैया तुम अपने सिफारिश करो कि क्या चेंजेस चाहिए इसमें, तभी तो हम लोग संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य नियुक्त करते हैं ताकि ये लोग कानून बना सके वक्त के हिसाब से। ठीक है, अगर वक्त के हिसाब से अगर कोई भी संस्था ये को अगर मॉडिफाई नहीं किया जाता है, जैसे मॉडिफाई एग्जाम करके हमारा चैनल है, वैसे ही किसी संस्था को मॉडिफाई नहीं किया जाता है तो वह दोस्तों वह संस्था अयोग्य हो जाती है। जैसे नोकिया हो गया, नोकिया फोन हो गया ना, उसमें चेंजेस नहीं कर पाई कंपनियों के साथ कंपटीशन में, तो इसलिए उसमें सुधार की भी जरूरत होती। उसी तरह से चुनाव सुधारों से लिए गठित प्रमुख समितियां इस प्रकार है। पहली आती है तारकुंडे समिति 1974 से 1975। गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था इसका गठन। ठीक है, प्रमुख सिफारिशें वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, ये इसकी पहली सिफारिश थी। अब ये कब किया गया सिफारिश, तो इन्होंने 1974-1975 में कर दिया, लेकिन कब किया 1989 में इनकी सिफारिश पर अमल किया गया। निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना। अब मतलब कितना प्रचार के लिए आप खर्च कर सकते हो, इस राशि को भी निर्धारित कर दिया गया था तारकुंडे समिति द्वारा। एक सिफारिश थी, अमल करना या न करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करे, मतलब कितना क्या खर्च किया है वो निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करे। चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करे, उन्होंने बोल दिया एक निश्चित नामांकन राशि भी जमा करनी चाहिए, एक फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। अब दूसरी दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई थी, इसकी प्रमुख सिफारिश से क्या है, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान व्यवस्था हो। ठीक है, फिर से मतदान व्यवस्था हो, मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। अब बोल रहे ईवीएम का प्रयोग किया जाए, दिनेश गोस्वामी समिति बोल रही। मतदान फोटो पहचान की व्यवस्था की जाए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतदान फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। निर्वाचन से संबंधित याचिका की शीघ्र सुनवाई की जाए, मतलब तुरंत ही सुनवाई किया जाए निर्वाचन संबंधित याचिकाओं की। केंद्र या राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। अगर केंद्र में भी या राज्य में भी कोई पद अगर खाली रहता है तो 6 माह के भीतर ही वहीं पर व्यवस्था की जाएगी, उस पद को भरा जाए। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसके बाद आई इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। प्रमुख सिफारिश से क्या है, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। क्या है, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। क्या कर दिया, पार्टी में पहले फंड आता था, ठीक है, किधर से भी आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था बना दी। अगर आप 10,000 के ऊपर किसी पार्टी में भी फंड कर रहे हो तो आप एक बैंक आपको डीडी किया मतलब जारी करेगा कि भैया इन्होंने 10,000 के ऊपर इनके अकाउंट में दिए हैं, वो डीडी अनिवार्य कर दिया उन्होंने। डीडी के माध्यम से आप कर सकते हैं, 10,000 के नीचे आप ऐसे ही दे सकते हो। ठीक है, 10,000 के ऊपर अगर किसी पार्टी में देना है आपको राशि तो आपको डीडी बनाकर देना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। अगली है केस संथानम समिति, इसकी प्रमुख सिफारिश है निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए।
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, मतदान की योग्यता, मतदान सूची की तैयारी या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संसद तथा राज्य विधायिकाओं में स्थानों पर आवंटन आदि के बारे में प्रावधान करता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त ने एक बार सेवा देने के बाद में दूसरी भी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ये किया बोला था के संतानम समिति ने। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1949 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के दोस्त राष्ट्रीय मतदान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाया जाता है किसका, 25 जनवरी को। इसी के आगे 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी। ये भी बहुत है, 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देखना 1988 या फिर 89 होगा। ठीक है, ये चेक कर लेना, 89 ही शायद। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन से प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है। अशोक लवासा एवं सुशील चंद्रा, ठीक है, अशोक लवासा एवं सुशील चंद्रा अन्य चुनाव आयुक्त है। अब है इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में। अब ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म है ईवीएम का। वीवीपैट का पूरा फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर। ये एक लाइन में पूछ लिया जाता है। पहली बार ईवीएम का प्रयोग 2015 में बिहार चुनाव में किया गया था। ठीक है, पूरी तरह चुनाव में प्रयोग किया था। ये दोस्तों आपके सामने ईवीएम मशीन है। आप 18 प्लस तो हो ही गए होंगे जब तैयारी कर रहे हो तो ये देखो इसी तरह की बटन होती है, इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आप यहाँ पे चुनाव आपके सामने दिख रहे होंगी। ये 1 2 3 4 5 मतलब 15 तक लिखा है। यहाँ पे पार्टी का नाम और उनका चुनाव चिन्ह रहता है। और ये जो उसके सामने रेड के सामने दिख रहा है हरा बटन, उसको आपको क्लिक करना पड़ता और यहाँ पे आप देखते हो। अब ईवीएम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग। केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार मई 1982 में किया गया था। 50 बूथ पर किया गया था। कौन सी विधानसभा में? केरल की पारूर विधानसभा में। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5, ठीक है, दिल्ली के 6 और विधानसभा में चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कितना? मध्य प्रदेश के 5 और कितने? राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभा में के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। नहीं तो पहले वही था, एक मतलब डालो और ये मतलब पेपर वाला सिस्टम था पहले चुनाव का। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव किससे किए गए? ईवीएम के द्वारा। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभा चुनाव के सभी चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। मतलब 2009 के बाद पूरे में होने लग गया। अब दूसरा वीवीपैट क्या? वीवीपैट ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर, जैसे ही आप लोग वोट डालते हो, ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस तरह जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड में किया गया, ठीक है, 2013 के अंतर्गत वीवीपैट का। अब इसका नोट है, वीवीपैट के समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन 2013 में बनवाई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने बनाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई है।
ये दोस्तों वीवीपैट आपके सामने रहे, ईवीएम प्लस वीवीपैट। ये दोस्तों ये है वीवीपैट मशीन, ये है ईवीएम। जैसे ही आपने यहाँ पर कोई भी चुनाव चिन्ह रहा, आपने वोट डाला, वैसे ही दोस्तों यहाँ से पर्ची निकलेंगी और पर्ची निकालने के बाद में आपको वेरीफाई हो जाएगा कि मैंने इस पार्टी को वोट दिया है। आप किसी भी पार्टी को वोट दिया हो तो इससे वेरीफाई हो जाएंगे। पहले ये नहीं सिस्टम था, वो फालतू में आ रहा, वो बीच बीच में आ रहा था कि ईवीएम हैक कर रहे हो, ईवीएम हैक कर रहा हूँ। इसलिए वीवीपैट के किया गया था विश्वसनीयता कायम करने के लिए। भैया तुमने ईवीएम हैक किया है या नहीं किया है, ये दोस्तों पता चल जाएगा कि इसके द्वारा, वीवीपैट के द्वारा। आपने दबाई वीवीपैट मतलब ईवीएम की मशीन, वोट दिया, एक पर्ची निकली, मतलब किसको गया आपको पता चल जाता है। राजनीतिक दल की मान्यता हेतु मापदंड, सॉरी राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु मापदंड। अब कोई सा भी दल राष्ट्रीय दल है, उसके लिए अनुबंध किए गए हैं। अब यह दोस्तों कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो, मतलब 4 राज्यों में 4 से अधिक लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो, उसे लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें मिली हो, साथ ही सीटें 3 अलग अलग राज्यों में मिली हो। 11 सीटें तो मिली हो लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में मिली हो, उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। मतलब 4 राज्यों में तो भैया अब राज्य स्तरीय दल होना चाहिए। या तो 2% वोट ला लो लोकसभा में, वो भी 11 सीटें होना चाहिए अलग अलग राज्यों में, या फिर उसमें 4 कम से कम 4 या उससे अधिक प्राप्त हुई है लोकसभा सीटें। और दोस्तों आपके सामने पूरे राष्ट्रीय दल हैं और उनके चुनाव चिन्ह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एग्जाम में अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल से जाता है तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी 1885 में, इसका है पंजा, इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, हसिया और बाली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, हसिया, हथौड़ा एवं तारा, ये दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी 1980 कमल निशान है, ठीक है। 1980 में बनी थी भाजपा। बहुजन समाज पार्टी ये बन गई 1984 में, हाथी मायावती वाला। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी 1998 में, उनका जोड़ा है फूल का, ये है मायावती का चुनाव चिन्ह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 घड़ी, इनका बाबू मतलब बापूजी वाली घड़ी याद रख लेना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 है किताब चिन्ह। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुनाव चिन्ह और उनकी दल। अब होता है दोस्तों राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु मापदंड। एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, तो इसलिए पूरा डिटेल से लास्ट तक देखना और बहुत ही अच्छे से पढ़ना। और दोस्तों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस वीडियो में कि जो भारत निर्वाचन आयोग से आया हो, जो आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु मापदंड क्या है? किसी दल को राज्य स्तरीय दल प्राप्त करने के लिए क्या है, निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, ठीक है। लोकसभा या विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% चाहिए। इसमें कितना चाहिए था? 2%, इसमें था 8%, ठीक है। विधानसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% या कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर लेता है, मतलब 2 सीटें कम से कम तो प्राप्त करना ही चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में कुल मतों का 6% और संबंधित राज्य में न्यूनतम 1 सीट प्राप्त कर लेता है। मतलब लोकसभा में 6% और संबंधित राज्य में 1%, 1 सीट मिल जाती है तो वहां पे राज्य स्तरीय दल आप हो सकते हैं। विधानसभा में 3% या 3 सीटें जो भी अधिक प्राप्त कर लेता, तो ये पूरे शर्तें रही है राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों राज्य स्तरीय दल आपके सामने है, तो जरा देख लो। अब ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना है। तेलुगु देशम पार्टी साइकिल आंध्र प्रदेश, समाजवादी पार्टी साइकिल उत्तर प्रदेश, असम गण परिषद हाथी असम, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड, लोक जनशक्ति पार्टी बंगला बिहार, ठीक है। और ये दोस्तों तेलंगाना राष्ट्र समिति कार तेलंगाना, पैथन्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार और झारखंड, शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र में है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर पश्चिम बंगाल,
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडम तो पत्ती तमिलनाडु में। महाराष्ट्रवादी क्या है, गोमांतक पार्टी शेर गोवा। सिक्किम संग्राम परिषद हाथी सिक्किम। द्रविड़ मुन्नेत्र कंडम उगता सूरज तमिलनाडु पंडिचेरी। नागालैंड पीपल्स काउंसिल मुर्गा। नागालैंड में अकाली दल बादल तराजू पंजाब में है। जनता दल यू तीर बिहार झारखंड। मुस्लिम लीग ये कहाँ पे, सीडी केरल में। तो ये है दोस्तों प्रमुख क्षेत्रीय दल, मतलब राज्य स्तरीय दल है दोस्तों। अब आते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसके चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चुनाव आयोग के भी नाम से जाना, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ये भी मैंने बता चुका है, स्वायत्त है, अपने मामले स्वतंत्र है, जो भारत एवं संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अब संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है यह निर्वाचन आयोग। दोस्तों किसका नहीं कर रहा है, पंचायत चुनाव और नगर निगम का, बाकी चुनाव ये करवा रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसने प्रथम चुनाव 1991 और 1952 में संपन्न किया। 1951 और 1952 में, इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे चुनाव द्वारा। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों के संबंधित है, जिसमें चुनाव का संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही है। मतलब भाग 15 में चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। 324 से 329 तक चुनाव आयोग का पूरा डिटेल दिया गया है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324 से 329। अब 324 में क्या है, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित होना। अब अधीक्षक भी करता है, निर्देशन और नियंत्रण भी करेगा कौन सा, चुनाव आयोग करेगा। अब 325 में क्या है, धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब अब किसी भी मूल्य के हो, मतलब मूल्य के नहीं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति के हो या किसी भी लिंग के हो, आपका वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनाऊंगा। तो यह है अनुच्छेद 325 के अनुसार। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। कौन सा है, लोकसभा एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचनों का किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्होंने तो बांट दिया था, शिक्षा धर्म के आधार पर बांट दिया। सिख को अलग दे रहे थे, मुस्लिम को अलग, और हिंदू में भी दो बांट दिए थे, दलित अलग और इधर बाकी हिंदू अलग कर दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है अपने हिंदुस्तान में, स्वतंत्र भारत में इसमें क्या किया है, सभी को वयस्क मताधिकार के बिना, लिंग जाति क्या कहे बिना, मतलब कोई भी भेदभाव किए बिना मताधिकार का अधिकार दिया। वयस्क इसलिए बोला जाता है 18+ होने के कारण इन्हें वयस्क मताधिकार का बोला जाता है। ठीक है, अब है 327 में विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। विधानमंडलों के बारे में मतलब कुछ भी उपबंध करना हो तो ये संसद को शक्ति दी गई। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति, मतलब विधानमंडल को भी शक्ति दी गई है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब भैया ये अपने में ही न्यायालय पूरी तरह से, ये भी एक स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य कर रहा है। अब एक एक पॉइंट को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में पहले बोल दिया। 324 में बोल रहा है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। कौन सा, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। 324 और 325 मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मत, ये नहीं। 326 वयस्क मताधिकार, और वो किसका, विधानमंडलों को मतलब संसद को शक्ति दी गई है। 327 में, 328 में क्या बोल दिया, विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में विधानमंडल की शक्तियां, उपबंध करने को विधानमंडल में शक्तियां दे दी। और 329 क्या बोल दिया है दोस्तों,
न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन बोल दिया इन्होंने। ये है पूरे भारत निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद, इनमें इनको शक्ति दी गई, किससे 324 से लेकर दी गई ये शक्ति कितने 329 तक ये पूरी शक्तियां है। अब निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयुक्त मूलतः एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना 16 अक्टूबर 1989 को से 3 सदस्यीय बना दिया गया। कितना बोला 3 सदस्यीय बना दिया गया। पहले कब तक चला था 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक। कितना एक सदस्यीय, फिर 89 से लेकर कितना उसके बाद में 3 सदस्यीय हो गया। इसके बाद कुछ समय के लिए से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से में बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 चुनाव आयुक्त होते, मतलब कि 1950 से लेकर ये हो गया 1989 तक, ये बन गया एक सदस्यीय 1989 से लेकर, ठीक है 1900, ये फिर बन गया 3 सदस्यीय, फिर 1993 से लेकर क्या हो गया, फिर वापस कर दिया 3 सदस्यीय, यहाँ बीच में एक सदस्यीय बना दिया। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती तथा चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक आईएएस रैंक का अधिकारी बनाया जाता है और चुनाव आयुक्त की मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त है, मतलब न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त है, समान वेतन और समान भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है और अन्य 2 आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसे दोस्तों किससे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाता है। और अन्य चुनाव आयुक्त और राज्य में जो आयुक्त होते हैं उन्हें किसके सलाह पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाया जाता है। अब चुनाव आयोग की संरचना, अब बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताता हूं मैं कैसा कैसा था, ठीक है। 15 जनवरी 1950 की स्थापना हुई, ठीक है। 15 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्य था, मुख्य चुनाव आयुक्त ही था। 16 अक्टूबर 1989 से क्या 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय निकाय बना रहा। अब 3 सदस्यीय निकाय किसने, लगभग 1989 से 1 जनवरी 1990 तक, बहुत ही कम टाइम के लिए बना 3 सदस्यीय, ठीक है। अब है 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर तक पुनः एक सदस्यीय बना रहा। कितना, फिर 30 सितंबर तक पुनः एक सदस्यीय, पहले कुछ टाइम के लिए कर दिया, फिर 3 सदस्यीय और हो गया, 3 से फिर 1 कर दिया, ठीक है। 1 3 फिर 1 बनाया, फिर 1 अक्टूबर 1993 से फिर इन्हें 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। तब से लेकर वर्तमान तक यह 3 सदस्यीय निकाय के रूप में कार्यरत है। कैसा, पहले 1 सदस्य था, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से है पूरा ढांचा। और अभी कैसे 3 सदस्य। इसकी हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुख्य चुनाव आयुक्त नियंत्रण एवं महालेखा पर्यवेक्षक को दुर्व्यवहार या पद का दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जाता है, ठीक है। ये यही प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त कैग को हटाने की, पूरी तरह से स्पष्टीकरण है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, वही प्रक्रिया पूरी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त को फॉलो की जाएगी। निष्कासन के लिए, अब जैसे निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के लिए के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए
संसद के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। ठीक है, अब संसद में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को निकालने की, हटाए जाने की प्रक्रिया चालू हुई तो उसके लिए उपबंध है 2/3 वोट होना चाहिए और 50% से अधिक प्रेजेंट होना चाहिए। उपरोक्त पदों से किसी को भी हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। मतलब महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, यह सिर्फ किसके लिए किया है, राष्ट्रपति के लिए किया गया है महाभियोग शब्द का प्रयोग। हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह सेम है, लेकिन इसमें महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। कितने चाहिए, 2/3 सदस्य चाहिए और 50% से अधिक मतदान चाहिए। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। इसके लिए संसद को दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया किसी अन्य मामलों में नहीं अपनाई गई है। मतलब महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। मतलब थोड़ी सी प्रक्रिया पूरी तरह सेम है। निर्वाचन आयोग के कार्य, यह सभी राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार चुनाव या अभियान खर्च की सीमा निर्धारित कर दिया। भैया मतलब तुम इतना ही खर्च कर दो, निर्वाचन आयोग को बोला गया है। यह राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है। आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई भी अनुचित कार्य न करे एवं सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। आदर्श आचार संहिता का मतलब उपबंध करता है। आप जब भी मतलब किसी भी स्टेट में रहते हो जहां चुनाव हुआ है, उससे पहले आचार संहिता लगती है। ठीक है, वह कौन निर्धारित करता है, भारत निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने वाले मामलों में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार विशेषाधिकार भी है। ठीक है, विशेषाधिकार है कि ठीक है कि वह राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और संसद के सदस्यों को ठहराए जाने के मामले में, ठीक है, अयोग्य ठहरा सकता है किसी भी मामले में। मतलब कोई अगर आप निर्वाचन आयोग के नियम के खिलाफ जाते हो तो अयोग्य ठहरा देंगे आपको। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे अभी तक, तो ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे अपने कौन से, सुकुमार सेन थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम कौन थे, सुकुमार सेन थे। और दूसरे थे केवी सुंदरम। तीसरे थे एसपीवी सेन। तीसरे थे कौन से, एसपीवी सेन। और चौथे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और पांचवे थे कौन से अपने, टी स्वामीनाथन। ठीक है, और छठवे थे एसएल शंकरदरन। सातवें थे आरके त्रिवेदी, आरवीएस शास्त्री। प्रथम महिला, ठीक है, बीएस रमा देवी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। टीएन शेषन उसके बाद में, और एमएस गिल उसके बाद में, जेएम लिंगदो उसके बाद में, टीएस कृष्णमूर्ति, पीवी टंडन, एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। प्रथम मुस्लिम कौन से थे, प्रथम मुस्लिम शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। वीएस संपत उसके बाद में, एचएस ब्रह्मा, नसीम जैदी उसके बाद अचल कुमार ज्योति, फिर उसके बाद ओम कुमार रावत, और उसके बाद में सुनील अरोड़ा। 2 दिसंबर 2018 से दोस्तों अभी तक है सुनील अरोड़ा। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा एवं कौन है, राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पहले सुकुमार सेन। प्रथम महिला कौन सी थी, बीएस रमा। प्रथम मुस्लिम कौन से, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। और अभी कौन से, सुनील अरोड़ा। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, सुशील एवं राजीव कुमार अभी है 2 दिसंबर 2018 से। दोस्तों और भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको सामने बता रहा हूँ। तो ये सुशील अरोड़ा कौन से है, सुनील अरोड़ा है कौन से, 23वें, ठीक है, ये कौन से हैं 23वें
सुनील अरोड़ा है दोस्तों 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन से 23वें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइए दोस्तों। अगर आप देख रहे हो तो बेल आइकॉन भी दबाइए। अगर आप हमें दोस्तों फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मॉडिफाई एग्जाम करके हमारा फेसबुक पेज है। साथ ही में हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी। इन्हें सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं